गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं अपने 9 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने डार्ट मिशन के बारे में और ग्रीन एनर्जी के बारे में गूगल करके थोड़ा तो देखा होगा ये दोनों क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। रिसेंटली इंडिया हैज प्रोवाइडेड बजटरी सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी यूएस डॉलर्स टू द मालदीव्स। हाल ही में भारत ने मालदीव को कितने अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता प्रदान की है? कितने की है? 100 मिलियन की बजट सहायता प्रदान की है। ओके, मालदीव क्या है? मालदीव सार्क संगठन का एक मेंबर है। ओके, उसकी राजधानी क्या है? माले है। और वहां की करेंसी क्या है? रुपया है। ओके, मालदीव के साथ में इंडिया एक संयुक्त फौज का अभ्यास कर रहा है जिसका नाम है एक्वेरिन। ओके, वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इब्राहिम मोहम्मद तलेह। और वहां की संसद को क्या बोला जाता है? पीपल्स मजलिस बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट, मतलब यही चीज दूसरे दृष्टिकोण से दिखाता हूं कि इंडिया ने मालदीव्स को मदद की है 100 मिलियन डॉलर्स की। ठीक है, देखो अब ये तो आप सबको मालूम है कि इंडिया ऐसे ही किसी की मदद नहीं करता, या फिर कोई भी कंट्री किसी देश की ऐसे ही हेल्प नहीं करती है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो कारण होता है पीछे, भले अभी ना दिखे, फ्यूचर में जरूर दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि अगर इंडिया को एक बिगेस्ट इकोनॉमी बनना है, अगर इंडिया को एक बिगेस्ट इकोनॉमी बनना है तो उसको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, उसको अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज करना होगा और अपना इंपोर्ट डिक्रीज करना होगा। ठीक है, अब इंपोर्ट डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो जो चीजें इंडिया को नीड होती है वो सारी चीजें इंडिया में ही उसको मिल जाए, समझ गए? तब जाके कहीं उसका इंपोर्ट डिक्रीज होगा। और एक्सपोर्ट बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो बाहर के देशों को वस्तुएं चाहिए वो भी अपने देश में मिल जाए, तो अब जाके इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ओके, तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा कैसे? जैसे देख लो, मैं अगर बात करता हूं कि जैसे कि मैं मालदीव्स का एग्जांपल लेता हूं, लेट एग्जांपल फॉर मालदीव्स। ठीक है, मान लो कि मालदीव्स को बहुत सारे पैसों की जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे पैसों की जरूरत है, तो फिर उन्होंने बोला कि हमको ये फला फला सामान लेने के लिए, या फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, इनपुट मिल गया ना? क्या हो रहा है? देखो, ठीक है, मान लो कि मालदीव को चाहिए गेहूं। ओके, मालदीव को चाहिए गेहूं, और गेहूं के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो भारत ने क्या किया? भारत ने उसको दिया लोन। अब भारत ने लोन दिया तो भारत ने बोला कि आप गेहूं भी हमसे ही लीजिए, क्योंकि हम लोग गेहूं का सप्लाई भी करते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ कि भारत ने पैसा दिया, वो पैसा वापस से भारत में आ गया। अब इसने भारत से गेहूं लिया है, मतलब एक लोन तो मालदीव पे है, तो मालदीव वापस वो पैसा चुकाएगा, और इससे भारत का सामान भी बिक गया। समझ गए? इससे क्या होता है? इंडिया एक लार्ज नंबर पे एक्सपोर्टर बन सकता है। अगर वो अलग अलग देशों की मदद करता है तो आने वाले समय में अगर इंडिया में हर चीजें उपलब्ध हुई तो वो देश यहाँ से जरूर वो चीजें लेंगे और यहाँ पे पैसा निवेश करेंगे। समझ गए? हर देश दूसरे देश की मदद इस एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो नक्की करता है। इसको आप लोग समझ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, जैसे कि आप सबको मालूम है भारत ने श्रीलंका की बहुत मदद की है, और अभी दूध, जहां पे उनका मिल्क प्रोडक्शन फैक्ट्री है, उसमें भी इंडिया पैसे लगाने वाला है। अब इंडिया श्रीलंका की इतनी मदद क्यों कर रहा है, वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में समझ में आएगा अपने को। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following launched the carbon capture utilization and storage
पॉलिसी फ्रेमवर्क CCUS निम्नलिखित में से किसने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। ओके, अब देखो यहां पर, चलिए बताइए कि वो सबसे पहला शहर कौन सा है जिसने खुद को कार्बन फ्री बनाने की घोषणा की है? कौन सा शहर है वो? फिर उसके बाद इंडिया का टारगेट क्या है कार्बन फ्री बनने का? इंडिया का टारगेट क्या है कार्बन फ्री बनने का? तो सबसे पहला है आपका वो है मुंबई शहर, जो खुद को 2030 तक कार्बन फ्री बना देगा। समझ गए? चलिए, FICCI के अध्यक्ष कौन है? सूर्यकांत पंडा। नेस्कॉम के कौन है? के रामानुजन। नीति आयोग में क्या है? 4 फुल टाइम मेंबर रहते हैं। सबसे पहले कौन है उसमें? PK सारस्वत, रमेश चांद, डॉक्टर विनोद पॉल और अरविंद विरमानी। चलिए, विच कंट्री हैज डेवलप्ड द पेरेनियल राइस वेराइटी कॉल्ड PR23? किस देश ने PR23 नामक बहुवर्षीय चावल की किस्म विकसित की है? किसने की है? चाइना ने की है। चलो, अब थोड़ा देखते हैं PR23 के बारे में। PR23 चावल की नई किस्में जो चाइना ने बनाई, जो चावल लंबे समय तक टिकेंगे, जल्दी बेकार नहीं होंगे। ओके, चाइना के संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओके, और चाइना की करेंसी क्या है? युआन है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि चाइना ने आर्टिफिशियल सन और मून बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। उन्होंने धरती पे ही सन से ज्यादा टेम्परेचर बना दिया है। चलिए, researchers from IISER Thiruvananthapuram and which IIT have jointly developed an artificial light harvesting system that will help in capturing solar energy. IISER तिरुअनंतपुरम में किस IIT के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से एक कृत्रिम प्रकाश संचयन प्रणाली विकसित की है जो सौर ऊर्जा को संग्रहित करने में मदद करेगी? किसने की है? IIT इंदौर ने की है। चलिए, हरिमाऊ शक्ति 2022 is a training exercise conducted between the Indian Army and the Army of which country? हरिमाऊ शक्ति का एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और किस आर्मी के बीच में होने वाला है? इंडिया और मलेशिया के बीच में। देखो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइजेस का नाम लिखा हुआ है। हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच, उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच, शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, सूर्य किरण इंडिया नेपाल के बीच, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच। अब देखो यहाँ पर एक मैं आपको मेन पॉइंट की ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ। 1960 के टाइम पे एक स्लोगन बहुत था। कौन था वो? हिंदी चीनी भाई भाई। ओके, हिंदी चीनी भाई भाई स्लोगन बहुत था, और उसके बाद ही इंडो सीनो वॉर भी हुआ था। समझ गए? तो बात यह है कि भारत चाइना का हिस्ट्री जानते हुए भी चाइना के साथ में एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? देखो, मेन चीज ये है, देखो कि इंटरनेशनल लेवल पर अपने, भले उनके साथ में वॉर क्यों ना हुआ हो, बट इंटरनेशनल लेवल पर कभी उनके साथ में ओपन होकर झगड़ा नहीं करने का। कभी भी ओपन होकर झगड़ा नहीं करना चाहिए अगर उनकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा बड़ी है तो। हाँ, चाइना के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, और इंडिया को भारी भरकम टैक्स भी दिया जाता है। तो इंडिया अगर भूल के भी, देखो, जब तक इंडिया के ही लोग इंडिया का सामान नहीं लेंगे, तब तक इंडिया जो है चाइना को सामान मना नहीं कर पाएगा। सामान लेना है कि नहीं लेना है वो तो पब्लिक पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर खुल्लम खुल्लम खुल्ला किसी देश के साथ में अगर हम लोग भिड़ते हैं, तो एक बात नोटिस रखनी चाहिए, उस देश की पावर हमसे थोड़ी कम हो। जैसे कि हम लोग अगर ओपनली वॉर करना चाहते हो तो हम लोग किससे वॉर कर सकते हैं? अगर हमारी
आर्मी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान से कर सकते हैं, नेपाल से कर सकते हैं, भूटान से कर सकते हैं, और अगर बहुत ही बड़ी है तो चाइना से भी हम लोग वॉर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और किसी देश से वॉर नहीं कर सकते। अब मेन चीज तो ये है कि चाइना का बॉर्डर हमसे लगता है, दूसरा कि चाइना के पास वीटो पावर है, समझ गए। इसी इसी वजह से इंडिया चाइना के साथ में अपने रिश्ते इंटरनेशनल लेवल पर कभी बिगाड़ता नहीं है, ड्यू टू वीटो पावर। क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री जो सबसे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो गलती की थी उसकी उसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पर हर एक देश को अपने साथ रखना ही पड़ता है। चलिए, maternal mortality ratio has decreased 130 per lakh live births in 2014-16 to how much per lakh live births in 2018-20। मातृ मृत्यु अनुपात 2024 में 2014 से 16 में 130 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर कितने प्रति लाख जीवित जन्म कितना हो गया है, कितना हो गया है? 97 लाख हो गया है। चलिए, 2014-16 में क्या था, 130 लोग मर रहे थे 1 लाख के ऊपर, ओके। और 2018-20 में क्या है, 97 लोग मर रहे हैं 1 लाख के ऊपर, मतलब कम मर रहे हैं, ठीक है। सबसे कम कहाँ पे है, केरला में है, और सबसे अधिक कहाँ पे, आसाम में है। नियोनतल मोर्टालिटी रेट, जन्म के 28 दिन में बच्चे की मृत्यु, ये बोला जाता है उसको के। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जन्म से 1 वर्ष में बच्चे की मृत्यु। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अंडर हुज चेयरमैनशिप सेबी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल टू रिव्यू द कॉर्पोरेट टेक ओवर रूल्स। सेबी ने किसकी अध्यक्षता में कॉर्पोरेट अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में? जस्टिस वजीफादार की अध्यक्षता में किया है। सेबी के हेड का नाम क्या है? गदाबी पुरी बच। कॉर्पोरेट टेक ओवर का मतलब क्या होता है? किसी कंपनी को अन्य कंपनी द्वारा खरीदना या फिर अधिग्रहण करना। नई शिक्षा नई नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है? कस्तूरी रंजन। देखो, नई नई शिक्षा नीति में एक डिफॉल्ट जो मुझको लगता है मालूम है क्या है, कि नई नई शिक्षा नीति को स्टेट के अंडर रखा गया है। देखो, सेंट्रल पॉलिसी निकाल सकती है, फॉलो करवाना स्टेट के हाथ में होता है, ठीक है। अब स्टेट उसको ढंग से फॉलो फॉलो करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, हमने पहले भी देखा है कि स्टेट के हाथ में एजुकेशन रहता है तो किस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम चलता है, ओके। लड़कियों की शादी की उम्र में वृद्धि के लिए जया जेटली कमेटी बनाई गई है। जैसे देखो, पहले लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल थी, मतलब कि 18 साल या उससे ऊपर की लड़कियां शादी कर सकती है। फिर वो उम्र बढ़ाकर अभी रिसेंट में 21 साल कर दी गई है, ओके। अब अगर उसमें भी वृद्धि करते हैं तो क्या मतलब है? 21 साल ठीक एज है, मिनिमम है, ठीक है। चलिए, according to the election commission in which party has received 614.53 crore as donations in 2021 10 2022। चुनाव आयोग के अनुसार 21-22 में किस पार्टी को 614.53 करोड़ रुपए चंदा के रूप में प्राप्त हुए? किसको प्राप्त हुए? बीजेपी को प्राप्त हुए। चलो, एक ना यहाँ पे ना आपको एक मस्त कहानी बताता हूँ। देखो, अब एक बात बताओ, किसी भी पार्टी का कोई भी है वो डोनेशन क्यों देता है? क्या वो देश के लिए सोचता है कि नहीं, मैं बीजेपी को पैसा दूंगा तो बीजेपी ये पैसा देश में लगाएगा? देखो, इलेक्शन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और करोड़ों रुपयों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इलेक्शन में जो रुपीज या जो पैसे लगते हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो गवर्नमेंट के खजाने में से तो बिल्कुल नहीं आते, सब लोग जानते हैं। जितने भी एमएलए और एमपीज रहते हैं, उन्होंने जो पैसा जमा किया होता है, फिर उसके बाद में जो पार्टी को डोनेशंस मिलते हैं, ठीक है, डोनेशंस, उसके ऊपर पार्टी अपना इलेक्शन करती है, क्योंकि इनका जो सारा पैसा वो पार्टी को डोनेशन में जाता है, ठीक है। तब जाके पार्टी कहीं इलेक्शन करती है और पार्टी का काम करती है। नहीं तो
नहीं तो गवर्नमेंट के लॉकर से तो पैसा बिल्कुल नहीं निकलता है, सिर्फ इलेक्शन करने के लिए, क्योंकि करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। देखो, 100 करोड़ का चंदा कांग्रेस को मिला, 615 करोड़ का चंदा बीजेपी को मिला, दो 2000, ओके, रुपीज 2000 का चंदा अघोषित, नहीं पता। लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपए तक का खर्च होता है लोकसभा के इलेक्शन में सिर्फ, समझ गए। चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल जी। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इनके ऊपर ईडी की जांच क्यों नहीं बैठती? देख लो, ईडी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के घुमाने पे ही घूमती है। वो सब पे हमला करेगी, लेकिन सेंटर पे हमला कभी नहीं करेगी, समझ गए। नहीं तो सेंटर से पूछा जा सकता है ना कि ये 615 करोड़ कहाँ से आए, वो लोग सीधा बोल देंगे डोनेशन से आए हैं भाई। फिर वो डोनेशन किसने दिया, क्यों दिया, कौन जाएगा इन सब चीजों में, समझ गए। चलिए, which committee has recommended a floor and ceiling price for the gas produced from the India's old field? किस किस समिति ने भारत के पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए न्यूनतम और उच्चतम मूल्य की सिफारिश की है? अब देखो यहाँ पे, ये न्यूनतम और उच्चतम मूल्य क्या है? न्यूनतम मूल्य, देखो जैसे कि मैं आपको एमएसपी से समझाता हूँ, ठीक है। एमएसपी में क्या होता है, जो भी आपके फसल वगैरह रहती है, उसका एक प्राइस डिसाइड किया जाता है कि गवर्नमेंट आपसे आपकी फसल इससे नीचे दाम में नहीं ले सकती। ओके, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस इससे नीचे दाम में नहीं ले सकती। तो वैसा सेम इस केस में हुआ है आपका। ओके, तो उस कमेटी का नाम क्या है? तीर्थ पारिख कमेटी। ओके, भारत के पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए न्यूनतम और उच्चतम मूल्य की सिफारिश की है। जो सबसे बेकार का माल होगा उसको कम दाम में बेचेंगे, जो सबसे अच्छा माल का गैस होगा उसको ऊंचे दाम में बेचेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। According to the World Bank, by what percent the remittance inflow in India will increase the reach $100 billion in 2022? विश्व बैंक के अनुसार 2022 में भारत में प्रेषण प्रवाह कितने प्रतिशत बढ़कर $100 अरब तक पहुंच जाएगा? कितने परसेंट बढ़कर? 12% बढ़कर। ओके, अब रेमिटेंस का मतलब क्या होता है आपका? रेमिटेंस मतलब क्या होता है? देखो, सीधी सी बात है, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, अगर वो विदेश में जाके काम करता है, तो जाहिर सी बात है वो आपको पैसे भेजेगा। तो जितने भी पैसे बाहर देश से इंडिया में आएंगे अपने ही देश के मेंबर द्वारा, तो वो पहुंच जाएगा $100 बिलियन तक, समझ गए। चलिए, कितने परसेंट बढ़ जाएगा वो पैसा? 12% बढ़ जाएगा। देखो, रेमिटेंस मतलब होता है भेजा हुआ धन। ओके, भेजा हुआ धन। अब इसमें क्या हो रहा है? रेमिटेंस इनफ्लो हो रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, कोई भेज रहा है हमको। चलिए, देखो, विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट जियांग जेमिन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96? किस देश के? चाइना के प्रेसिडेंट, ओके, पूर्व राष्ट्रपति। जबकि चाइना में तो पहले से ही बता दिया गया है कि अब ये राष्ट्रपति लाइफ टाइम तक रहेंगे, जब तक ये मरते नहीं है। देखो, अब अभी रिसेंट में जितने लोगों का निधन हुआ है, सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, और ये मैंने आपको पढ़ के भी बहुत बार बताया है। चलिए, विच इज द थर्ड ऑफ द फोर सर्वे वेसल बिल्ट अंडर द सर्वे वेसल लार्ज SVL प्रोजेक्ट फॉर द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के लिए सर्वे वेसल लार्ज SVL प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 4 सर्वेक्षण जहाजों में से तीसरा कौन सा है? कौन सा जहाज है वो? इक्षक है। ओके, चलिए, देखो, मैं आपको जितने भी इंडियन नेवी के मिशन या फिर डार्ट मिशन या फिर B-21 फाइटर जेट्स के बारे में पढ़ने को बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, समझ गए। आपको एक अच्छा खासा एग्जाम्पल मिल सकता है डिफाइन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो। रिसेंटली विच कंट्रीज बेकरी आइटम Bugatti has been given intangible cultural heritage status by यूनेस्को? हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस देश की बेकरी आइटम
बुगेटी को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। किस देश की है ये? फ्रांस का खाने का आइटम है ये, बेकरी का। ओके, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ आपका? पेरिस, फ्रांस में। तो आपको इसके चेयरमैन का नाम बताना है और वो चेयरमैन कहाँ से है। ओके, ये सब आपको बताना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कुछ भी डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी बता देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।